यस क्लास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं दलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। राइट तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर ग्रुप नंबर 1 के अंदर पढ़ाने वाला हूं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। जी हां, आपने सही सुना। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आपका जो पेपर है उसे कवर करने वाला हूं, जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। आप लोग अभी न्यू सिलेबस के अंदर हैं, सिलेबस 2023 के अंदर आप लोग वर्क कर रहे हैं। तो इससे पहले भी यह सब्जेक्ट हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस के अंदर भी हुआ करता था। तो ओल्ड सिलेबस के अंदर की अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं तो इसका नाम हुआ करता था SBEC। अब इसका नाम कर दिया गया है SBIL। दोनों में फर्क क्या है, इन पेपर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इन सभी के बारे में पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर मुझे किसी भी तरीके का बिजनेस करना है, नॉर्मल सी बात है, इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया में कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा। अब वो वर्क मनी से रिलेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी लाइफ को चलाना है तो क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जब भी कोई पर्सन इस अर्थ पे आता है तो उसको अपने लिए करनी होती है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज होती हैं दो तरीके की। एक एक्टिविटी तो होती है मनी से रिलेटेड, जो कि बाय बर्थ नहीं मिलती। बाय बर्थ मिलती है ऐसी एक्टिविटी जो नॉट रिलेटेड विथ मनी होती है। नॉट रिलेटेड विथ मनी का मतलब हो गया, एक चाइल्ड का जब बर्थ होता है तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, लव, अफेक्शन, इनके साथ लव अफेक्शन होता है। तो इनके साथ मिलकर के आपने पूरी लाइफ जो बिता रहे हैं वो कभी पैसे के लिए नहीं बिताते। वो होती है नॉट रिलेटेड विद द मनी वाली एक्टिविटी, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये दुनिया लव एंड अफेक्शन से तो चल नहीं सकती ना। जीवन कट सकता है क्या लव एंड अफेक्शन से? बिल्कुल नहीं ना। तो उसके लिए, जीवन को रन करने के लिए, अपनी लाइफ को रन करने के लिए, अपनी लाइफ को रन करने के लिए हमें करनी होती है मनी से रिलेटेड एक्टिविटी, जिन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर एक ह्यूमन को चलना है तो चलने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज का टाइम तो ऐसा है कि अगर लव अफेक्शन वाले रिलेशन में भी जाना है ना, तो उसमें भी सबसे पहले क्या देखा जाता है, मनी देखा जाता है, पैसा देखा जाता है। राइट फैमिली के अंदर भी उसकी ही ज्यादा बेटर पोजीशन रहती है जो मनी ज्यादा अर्न कर रहा है, जो फैमिली को ज्यादा अच्छे से क्या करके चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है। तो जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो इस अर्थ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है या तो आप कोई काम कर लो गुड्स से रिलेटेड, या फिर आप कोई काम कर लो सर्विसेज से रिलेटेड। अब चाहे आप गुड्स से रिलेटेड काम कर लो, चाहे आप सर्विसेज से रिलेटेड काम कर लो, आप लोगों को सबसे पहले इनका करना पड़ेगा प्रोडक्शन। भैया गुड्स का तो प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज को भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं तो पहले मुझे उसकी चीजों को जनरेट करना पड़ेगा। इनके लिए आपके अंदर एक तरीके का, आपको अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों का, तो मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन ही तो कर रहा हूं। जब तक प्रोड्यूस नहीं होंगी तब तक कंज्यूम भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चीजों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के बाद हमें करना पड़ेगा कंजम्पशन।
प्रोडक्शन होगा तो ही क्या होगा, कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होगा, अब कंज्यूम करने के लिए इसको अलग अलग जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं फोकट में तो कुछ नहीं करने वाला, मुझे क्या करना पड़ेगा, मनी चाहिए। मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, मैंने आपको गुड्स प्रोवाइड किए, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, पैसा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है, एक्सचेंज। मुझे एक्सचेंज में क्या मिलने वाला है, मनी मिलने वाला है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड्स से रिलेट कर ले, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस से रिलेट कर ले, तो उसके बेसिक 4 कंपोनेंट है। और वो चारों कंपोनेंट क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अगर मुझे किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है सबसे पहले लैंड की। जब तक लैंड नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोडक्शन खुद थोड़ी करूंगा, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है लेबर की। मेरे पास लैंड है, मेरे पास लेबर है, लेकिन मेरे पास काम करने के लिए ना मशीन है ना इक्विपमेंट है। तो मशीन और इक्विपमेंट लेकर आने के लिए मेरे पास होना जरूरी है कैपिटल का। और इन तीनों चीजों को अगर मुझे संभालना है तो इन तीनों चीजों को संभालने के लिए मेरे को चाहिए प्रॉपर वे के अंदर मैनेजमेंट। मुझे प्रॉपर वे के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब मैं काम करना चालू करूंगा, सपोज दैट लैंड मेरी नहीं है, मैंने किसी भी पर्सन से, दूसरे से लैंड को उधार ले रखा है। अगर मैं उसकी लैंड को यूज करूंगा तो मुझे रिटर्न के अंदर क्या देना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा। लेबर जब काम करेगी तो मुझे उसको क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। कैपिटल अगर मैंने बिजनेस के लिए बैंक से ली है तो बैंक मुझसे लेने वाला है इंटरेस्ट। और जो मैनेजमेंट होगा वो सैलरी भी लेगा, और अगर खुद ने ही मैनेजमेंट किया है तो रिटर्न में मुझे क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। तो आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, पैसे का। चाहे रेंट ले लूं, चाहे वेजेस ले लूं, चाहे इंटरेस्ट ले लूं, चाहे मैं क्या ले लूं, प्रॉफिट ले लूं, इन सभी के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, इन सभी के अंदर सबसे बड़ा रोल है मनी का। मनी होगा तो ही काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो इस अर्थ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है हम लोग करना चाहते हैं मनी को अर्न, हम लोग करना चाहते हैं प्रॉफिट को अर्न। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया मनी अर्न करना, और इसको मैंने दूसरे टर्म में क्या बोल दिया, प्रॉफिट अर्न करना। और अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेरे पास 2 साधन हैं। अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मेरे पास कितने साधन हैं, 2। या तो मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूं फिनिश गुड्स में और उसको मार्केट में कर दूं सेल, या फिर मैं पहले करूं सर्विस को जनरेट और बाद में उस सर्विस को जनरेट करके लोगों को वो सर्विस कर दूं प्रोवाइड। अब अगर मेरे को ये दोनों के दोनों काम करने हैं, या तो ये या फिर ये, इन दोनों कामों को करने के लिए मुझे प्रॉफिट को अगर अर्न करना है तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा बिजनेस। प्रॉफिट को अर्न करना है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो। पहले उनका क्रिएशन होगा, पहले उनकी यूटिलिटी बनानी पड़ेगी, तभी मैं लोगों को वो चीज क्या कर सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं।
जब तक यूटिलिटी नहीं है तब तक कोई आपके पास आएगा ही नहीं। यूटिलिटी क्रिएशन होगा तभी मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब बिजनेस तो करना है, तो बिजनेस को करने के लिए पहले मेरे पास बिजनेस का क्या होना चाहिए? आइडिया। सबसे पहले बिजनेस का क्या होना चाहिए? आइडिया। बिजनेस का आइडिया होने के बाद मुझे पता करना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब क्या ये रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता? अकेला नहीं कर सकता उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा कहां कहां से आएगा। अगर मुझे छोटा ही बिजनेस करना है तो मैं खुद अकेला काम करूंगा। अगर मुझे खुद छोटा ही बिजनेस करना है तो मैं क्या करूंगा? अकेला काम करूंगा। मतलब मुझे करना पड़ेगा एज अ वर्क सोल प्रोपराइटर। अब मैं चाहता हूं कि एक नहीं एक से ज्यादा लोग लगे, तो हो सकता है कि मैं वो काम करूं पार्टनरशिप में। मुझे और ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है कि मैं कर दूं क्रिएशन पूरी की पूरी एक कंपनी का। किसका क्रिएशन कर दूं? पूरी की पूरी एक कंपनी का। अब मैं चाहता हूं लोगों की भलाई करना। प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया, अब लोगों की क्या करूं? भलाई कर दूं। तो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सेक्शन 8 कंपनीज। मेरे पास सारे के सारे मोड है, मैं कुछ भी कर सकता हूं इनमें से। करो, चलो आपको बिजनेस करना है, करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बिजनेस को स्टार्ट करने के रूल्स होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के रेगुलेशंस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर के अलग रूल हैं, पार्टनरशिप के अलग रूल हैं, कंपनी के अलग रूल हैं, एलएलपी के अलग हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलग हैं, ज्वाइंट वेंचर के अलग है, एनपीओ के अलग है। अभी बोल दिया ना, सेक्शन 8 रूल है ना। कहां से आया? तुम्हें कैसे पता लगा? तो ये सारी की सारी चीजें बिजनेस को पहले क्या करना है? सेट करना है। बिजनेस को सबसे पहले क्या करना है? सेट करना है। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा सेटिंग ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज। सेटिंग ऑफ अ बिजनेस, एंटरप्राइज। क्या था? मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आप लोगों को शुरू से 2 सब्जेक्ट पढ़ाते आए हैं, ओल्ड सिलेबस में भी न्यू में भी। क्यों पढ़ाए गए? क्या रीजन है? सीएसओ आपसे कोई आइडिया लेने आएगा, हमें बताओ कौन सा बिजनेस करना है, तो जब को तुम्हें पता ही नहीं होगा तो क्या दूसरे को तुम लोग बताओगे? क्या एडवाइस दोगे? अपना ऑफिस खोलना है ना, प्रैक्टिस में जाना है ना, जॉब करनी है, तो जॉब के अंदर भी सामने वाले को कुछ अर्न करके दोगे तभी वो सैलरी देगा। और तुम्हें अर्न तुम उसको तब दे सकते हो जब तक तुम्हारे पास नॉलेज ना हो। तो सीएस इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को दिया ही क्यों? ताकि तुम लोग कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उन सभी के बारे में जान सको। SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। सर ये सी क्या है? बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अच्छा चल रहा है, कुछ सालों बाद लॉस हो गया, अब बिजनेस का क्या करना पड़ेगा? क्लोजर। क्लोजर क्या करना पड़ेगा? क्लोजर। तो पहले जो ये सब्जेक्ट था उसका नाम था SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज एंड क्लोजर। 2016 में, 2016 से चल रहा था, 2023 में चेंज कर दिया। तो इस क्लोजर को यहां से हटाने के पीछे का क्या लॉजिक है, इसकी बात कर लेता हूं। आप लोग पढ़ रहे हो अभी किसके अंदर? एग्जीक्यूटिव के अंदर।
क्लोजर का कुछ ना कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता है कंपनी लॉ के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप। तो इसके अंदर भी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट वही का वही कर रखा था। इन्होंने कहा जब एक बार उधर पढ़ा रहे हैं तो यहां क्यों पढ़ाए। इवन अभी भी आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर 4 से 5 चैप्टर कंपनी लॉ के कॉपी पेस्ट पढ़ने वाले हैं। What do you mean by company, types of company, मीटिंग, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सब कुछ सेम टू सेम आप यहां पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां इतना डिटेल में नहीं है जितना कि कंपनी लॉ के अंदर है। लेकिन जब वाइंडिंग अप को इंसर्ट किया गया तो वाइंडिंग अप में तो बहुत सारा था, क्लोजर फाइनल के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो ये कहते हैं भैया सिलेबस पूरा सीएस कर रहे हैं तो जो पर्सन सीएस बनेगा तो उसको नॉलेज जो मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिलनी चाहिए और हर चीज की मिलनी चाहिए। तो क्लोजर की नॉलेज कहां मिल गई, कंपनी लॉ के अंदर मिल गई। कहां मिल गई, कंपनी लॉ के अंदर मिल गई। तो यहां क्यों दें, इसलिए इन्होंने कहा एक काम करो यहां से कर दो इसको रिमूव। यहां से क्या कर दो, रिमूव। तो इन्होंने अब इसको क्या कर दिया, SBIL, सेटिंग अप बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। कि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जो कि पहले तुम्हारे JIGL में दे रखे थे, जो कि तुम्हारे पहले EBCL के अंदर दे रखे थे। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं, इसमें तो थे ही थे, पहले से ही थे, सेटिंग अप बिजनेस में थे। कहां दे रखे थे, EBCL में, और एक दो कहां दे रखे थे, JIGL में। इन्होंने कहा ये सिलेबस का क्या हो रखा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, जिसके अंदर जो चीज होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। तो इन्होंने इसको क्या किया, रेक्टिफाई किया और पूरी की पूरी लेबर लॉ हर जगह से हटा करके किसके अंदर डाल दी, हमारे SBIL के अंदर डाल दी। ये फर्क है ओल्ड सिलेबस में और न्यू में। सिलेबस बड़ा नहीं है, सिलेबस उतना है, बल्कि फायदा हो गया। पहले SBCEC जो था वो था 80 नंबर का, 20 नंबर की इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, कितने 8 से 10 चैप्टर, छोटे 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 चैप्टर। अभी भी वही 8 से 10 है, लेकिन उसका कंटेंट कितने नंबर का कर दिया है, 40 नंबर का। मतलब आपका जो ये SBIL पेपर है, जो सिलेबस है, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक लेबर लॉ वाले पार्ट में और एक एक बिजनेस सेटिंग करने के साथ साथ दूसरा पार्ट इंडस्ट्रियल लॉ। एक 60 नंबर का पार्ट है तो दूसरा कितने नंबर का पार्ट है, 40 नंबर का पार्ट है। राइट तो आपके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आते हैं उसका थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दी है कि बिजनेस अगर आपको करना है तो जितने भी तरीके का बिजनेस है वो सारे तरीके बताए जाएंगे। साथ में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर लेना जरूरी है। तो उन सब की पूरी डिटेल एक बिजनेस के को आइडिया आने से, बिजनेस को चलाने से बिजनेस को अपवर्ड लेके जाने में जिन जिन सोर्सेस की जरूरत होती है वो सारे के सारे सोर्सेस आपको कहां पढ़ाए जाएंगे, SBIL के अंदर पढ़ाए जाएंगे। राइट यहां से नोट करना स्टार्ट करेंगे। डन।
जल्दी करना। चलो नेक्स्ट। डन। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में, राइट। तो जो ये आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, इसको हमारे CS इंस्टीट्यूट ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो पूरा का पूरा बिजनेस की नॉलेज से रिलेटेड, और दूसरा वाला पार्ट पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उनसे रिलेटेड। पूरे CS के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं तो इंडस्ट्रियल लॉ की बात की जाए, बिजनेस नॉलेज के बारे में बात की जाए, तो इसका कंटेंट है 60 मार्क्स का। और अगर वहीं मैं इंडस्ट्री लॉ के बारे में बात करूं तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट है 40 मार्क्स का।
बिजनेस की नॉलेज से बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को इसने बिजनेस की ही नॉलेज दी है। बिजनेस की नॉलेज का मतलब है सबसे पहले इन्होंने आपको प्रॉपर वे के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया। इसी के साथ साथ इन्होंने कवर कर रखा है पार्टनरशिप को एंड HUF को। देयर आफ्टर इन्होंने डिफाइन किया पूरा का पूरा कंपनी, मतलब पूरा सिलेबस एक तरफ, और जितनी आपको कंपनी की नॉलेज दी जाएगी ना इस पूरे सिलेबस सब्जेक्ट के अंदर, वो एक तरफ। कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्जन कैसे होता है, पब्लिक का प्राइवेट में, प्राइवेट का पब्लिक में कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारा का सारा आप लोगों को बताया गया। अब कंपनी के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक अलग से एक पूरा चैप्टर बनाया गया है निधि कंपनी नाम का। छोटे छोटे डिपॉजिट लेके जो कंपनी बनती है उन्हें हम कहते हैं निधि कंपनी। चिट फंड कंपनी होती है, तो उनसे रिलेटेड अलग से एक पूरा चैप्टर बना रखा है इन लोगों ने। ये आप CS मॉड्यूल के अंदर भी देखेंगे अलग से। और इतना और बता दूं, अभी भी CS के पेपर हैं 21 तारीख से। जब सेटिंग अप बिजनेस का पेपर आए ना तो एक चीज चेक करना, निधि कंपनी का 7 से 14 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कंपलसरी है, निधि कंपनी तो आएगा, चाहे केस स्टडी आए चाहे नॉर्मल आए, कंफर्म है 7 नंबर। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज के बारे में। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो पैसे के लिए काम नहीं करती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे MSME से रिलेटेड, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड सारे के सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी कि उनके क्या रूल्स हैं, उनके रेगुलेशंस कैसे होते हैं। फिर आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे वेरियस टाइप ऑफ लाइसेंस। वेरियस टाइप ऑफ लाइसेंस कहने का मतलब क्या है, मुझे GST चाहिए, मुझे पैन नंबर चाहिए, मुझे 10 नंबर चाहिए, मुझे 10 नंबर चाहिए, तो ये सारी के सारे कैसे लिए जाते हैं बताया जाएगा। अच्छा एक चीज और बताता हूं, बिजनेस करना है तो ट्रेडमार्क लेना जरूरी है, कॉपीराइट लेना जरूरी है, पेटेंट लेना। EBCL का पार्ट है ना, पहले वो भी इसी के अंदर था, पहले वो वाला पार्ट भी किसके अंदर डाल रखा था, इसी के अंदर डाल रखा था। है तो बिजनेस का पार्ट ना, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क सब बिजनेस का। लेकिन इन्होंने कहा कि वो फॉरेन आप बहुत बड़े लेवल पे जाते हो तो काम आता है, आप EBCL में पढ़ते हो तो इसमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने आपको कुछ चैप्टर दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस लॉज, सबसे इजी चैप्टर, कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं। तो चैप्टर बहुत सारे हैं, वो इन्हीं से बने हुए हैं, तो आपको बेसिकली यही चैप्टर यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आपके मॉड्यूल ने क्या कर रखा है, इन चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके सिलेबस को बढ़ा कर रखा है। अल्टीमेट मुझे नॉलेज यही मिलने वाली है पूरी की पूरी। देखिए पहला पार्ट क्या दिया, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, इंट्रोडक्शन बिजनेस क्या होता है। 11th क्लास में BST पढ़ी है, कॉमर्स से हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के टाइप्स, सब कुछ था कि बिजनेस को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। पहला चैप्टर वो है पूरा का पूरा। उसके बाद आ जाओ कॉर्पोरेट एंटिटीज में इसने किसको डिफाइन किया है, कंपनी। अब कंपनी से रिलेटेड देखना भैया, टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी यूनिट है ये।
और इसके अंदर भी एक 7 नंबर का क्वेश्चन तो मैं कंफर्म बता रहा हूं, कौन सा, निधि कंपनी तो आता ही आता है हमेशा। एमओए, एओए, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कंपनी लॉ में पढ़ोगे ना पूरा, उसका 20% पार्ट यहां देखने को मिलेगा आपको। फिर क्या आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आजकल आजकल क्या, मैं तो आज की बात कर रहा हूं, आज हमारे राजस्थान जयपुर के अंदर मोदी जी आए हुए हैं, राइजिंग राजस्थान। क्यों? जितने भी न्यू बिजनेस हैं उन बिजनेस को मनी की चाहिए, बड़े बड़े बिजनेस हैं, इन्वेस्टमेंट करें। तो जो न्यू बिजनेस स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्टार्टअप्स। उन स्टार्टअप्स के लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। माइक्रो एंड स्मॉल। फिर मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी, पब्लिक का प्राइवेट पे, प्राइवेट का पब्लिक में, 1% का प्राइवेट में, पार्टनरशिप का कन्वर्जन हो रहा है पब्लिक के कंपनी के अंदर, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ आ गई। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बता दिया मैंने, सारे मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर। फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, इंडिया के बाहर जाके अगर आपको बिजनेस करना है, फॉरेन ब्रांच, नॉर्मल ब्रांच, सारी की सारी डिटेल। आइडेंटिफाइबल लॉस रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, कौन कौन से लॉ लगेंगे, उन लॉ का पूरा प्रॉपर वे में क्या करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और लाइसेंस। मतलब बिजनेस जा रहे हैं ना कोई आइडिया लेने, तो उसका बिजनेस ओपन करवा के पूरा देना, इनको ये सब्जेक्ट देने के पीछे का रीजन ये है। राइट, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस के अंदर लेबर काम करेगी। अब लेबर के राइट्स का क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेबर का क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तभी हो सकता है जब तक बिजनेसमैन को नॉलेज नहीं होगी, तो वो कैसे करेगा। तो इसके लिए इन्होंने 40 नंबर का पार्ट क्या बना दिया, रिलेटेड टू इंडस्ट्री लॉ। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बताया कि किस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं और लॉ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन है। कोई भी लॉ बनता है तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ही बनता है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ इनेक्ट होता है उसके बिहाफ पे। तो लेबर लॉ बनाने के पीछे का रीजन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन। अब लेबर है, अलग अलग कास्ट की लेबर होती है, तो वहां पे कौन सा राइट वायलेट होता है, सीधा का सीधा राइट टू इक्वलिटी वाला। अगर आप इक्वलिटी नहीं करते हो तो, एक दो मूवी देखी होगी KGF, वहां पे वायलेट हुआ था राइट टू फ्रीडम, बंधुआ मजदूरी बना करके रख दिया गया था। इंडिया के अंदर 1968 तक प्रैक्टिस थी बंधुआ मजदूरी की, उसके बाद से बैन है, लेकिन उसके बाद भी आज भी कहीं ना कहीं ये फॉलो होती है। तो उससे रिलेटेड क्या लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कब अपनी बातों को, किस बिहाफ पे हमने न्यू न्यू लॉ बनाए। अब अलग अलग लॉ हैं, कुछ लॉ हैं पूरे के पूरे फैक्ट्रीज से रिलेटेड, कुछ लॉ हैं रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशंस। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या होती हैं, वर्किंग कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन से रिलेटेड लॉ दे रखे हैं। कुछ लॉ आपको दे रखे हैं पेमेंट से रिलेटेड, लेबर को पेमेंट कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड कितना मिलेगा, इंश्योरेंस कितना मिलेगा। तो लेबर को पेमेंट से रिलेटेड लॉ आपको बता रखे हैं। उसके बाद इन्होंने बता रखे हैं रिलेटेड टू द वुमेन से रिलेटेड क्या क्या लॉ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 40 नंबर बहुत छोटा सा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, लॉ ऑफ डिस्प्यूट्स, लॉ ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब हो गया पेमेंट वाली बात हो गई, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्क करते करते किसी की भी डेथ हो जाए तो कंपनी की क्या लायबिलिटी बनती है, इंडस्ट्री की क्या बनती है, जिंदा रहा तो पेंशन मिलती रहेगी, नहीं है तो फैमिली को पेंशन मिलेगी, एक्सीडेंट वर्किंग एनवायरनमेंट में ही हुआ है तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। वो सारी डिटेल से रिलेटेड लॉ है।
और लास्ट में आ गया वुमेन से रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसका भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का, सबसे छोटा चैप्टर और एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इसका भी देखने को मिलता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस किसका, SPIL का, राइट। एक बार सिलेबस को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। डन। तो बेटा कल से अपन स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर, टाइप ऑफ एंटिटीज क्या क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल अपन शुरुआत करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, आज नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, बाकी अपन कल करेंगे कंटिन्यू। ओके।